Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन. बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. इसमें फर्स्ट कंपाउंड बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द अमोनिया. एंड ऑब्वियसली अगर मैं बताऊं आपको तो ये जो आपका कंपाउंड है अमोनिया, जिसको हम लोग नाइट्रोजन हाइड्राइड के नाम से भी कॉल करते हैं, हाँ ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, हम बात कर रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की. तो आपकी नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है. ऑब्वियसली आपको पता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन बात कर रहे हैं. वैसे हम लोग सीक्वेंस में अगर बात करते हैं तो फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन. ठीक है, पीरियोड टेबल के अंदर एक कॉन्सेप्ट बच्चों आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. वहाँ पे मैंने इसकी वैल्यूज भी आपको लिखाई है. वहाँ पे एक इजी ट्रिक भी डिस्कस करी थी मैंने वैल्यूज को याद रखने के लिए, तो वहाँ पे प्रीवियस लेक्चर को आप लोग देख सकते हो. तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों मैक्सिमम है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन. तो नाइट्रोजन के पास बच्चों, अच्छा पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना, नॉट एक्सेप्ट. एक्सेप्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एफिनिटी को डिफाइन करता है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करती है इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन. तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी टुवर्ड्स नाइट्रोजन बेटा मैक्सिमम शिफ्ट होगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन. तो जब हाइड्रोजन के पास बच्चों यहाँ पे आप क्वेश्चन एक ऐसा यहाँ पे जनरेट होने वाला है कि हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्राइड जो बोल रहे हैं उसके पीछे मैं आपके कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है, अच्छा. तो यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है वो रहता है बच्चों आपका NH3. और ये जो कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पे हम अमोनिया के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, चाहे इसका प्रिपरेशन हो, चाहे इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हो, चाहे बच्चों इसका आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर, फिर रिड्यूसिंग नेचर, जो भी इसकी यूज है बेटा वो सब के सब कहीं ना कहीं आपको चाहे जेई का एग्ज़ाम हो और चाहे बच्चों आपका नीट का मेडिकल का एग्ज़ाम हो, इसमें आपको कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी एवरी ईयर तो हम बात कर सकते हैं कि किसी न किसी एग्जाम के अंदर अमोनिया के बारे में देखने को आपको मिल सकता है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर द नाइट्रोजन. तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं प्रिपरेशन की इसकी. तो प्रिपरेशन में बेटा सबसे पहले बात करेंगे लेबोरेटरी मेथड की. लेबोरेटरी मेथड. अब एक क्वेश्चन है कि लेबोरेटरी के अंदर हम लोग अमोनिया को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. तो इसका देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. आपको हीट करना है, किसको हीट करना है? आपको अमोनियम सॉल्ट को हीट करना है कास्टिक सोडा या फिर लाइम की प्रेजेंट में. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको लिख देता हूँ. आपको यहाँ पे जो हीट करना होगा दैट इज दी अमोनियम सॉल्ट के साथ, या तो आपको यहाँ पे कास्टिक सोडा ले लेना है. कास्टिक सोडा का मतलब बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसकी जगह या फिर आपको लाइम. लाइम का मतलब क्या है? CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. बस इतना आपको प्रोसेस कैरी ऑन करना है और आपको यहाँ पे अमोनिया इजीली मिल जाएगी. और आपको पता होना चाहिए कि जो अमोनियम आयन होता है, अमोनियम का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है? NH4+. ध्यान देना, ये NH4+ में से अगर एक हाइड्रोजन बच्चों यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और वो हाइड्रोजन बच्चों क्या करेगा? ये जो आपको पता है कि ये हमारे कैसे हैं, कहीं ना कहीं बच्चों बेस हैं. तो अगर ये जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं वो बेटा H+ आयन को ईजिली विड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से NH4 ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया के अंदर. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे NH4 की बात करते हैं तो नाउ इट इज़ अ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. ठीक है, और यहाँ पे एक आपका हाइड्रोजन यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज. क्यों? क्योंकि भाई जब सबसे पहले अमोनिया था तो अमोनिया के पास बच्चों यहाँ पे लॉन पेयर्स थे, राइट. एक लॉन पेयर 3 बॉन्ड पेयर है ना, तो आपका sp3 हाइड्रोजन था. अब बेटा 4 बॉन्ड पेयर हो गए. ठीक है ना, तो अभी नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव आ गया है, तो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल से अनस्टेबिलिटी कर रहा है रिप्रेजेंट. अरे पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबिलिटी रिप्रेजेंट करेगा. उस केस में ये जो हाइड्रोजन आया था ये बच्चों आपका फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहाँ से ये H+ की फॉर्म में क्या होगा? यहाँ से बाहर चला जाएगा. क्या आपको मेरी बात इतनी समझ में आई? बिल्कुल. अब उसके बाद ये क्यों जा रहा है? बिकॉज ये जो बेस है OH- जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो कहीं ना कहीं इस H+ आयन को विड्रॉ करेगा. डेफिनेटली यहाँ से अमोनिया आपको दिखेगी. बट ये कैसे फॉर्म होगा इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे. तो रिएक्शन किस तरीके से होगी देखेंगे बच्चों. ये नाउ दिस इज द अमोनियम सॉल्ट NH4Cl. आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि बच्चों NH4+ जब इसका आयोनाइजेशन होगा और मिलेगा यहाँ से आपको Cl-. ठीक है, इट इज एक्वस पार्ट, इट इज ऑल्सो एक्वस. इसके सामने बच्चों हम लोग लेके आ रहे हैं सबसे पहले कास्टिक सोडा. नाउ इट इज NaOH. तो ये भी आपके एक्वस मेरा डाइल्यूट NaOH होगा. तो इसका मतलब यहाँ भी आपको मिलने वाला है Na+NOH- आयन. ये भी आपका एक्वस होगा. आपको पता है आयन एक्सचेंज रिएक्शन मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक मैकेनिज्म में डिस्कस कर रखी है. तो यहाँ पे आयन एक्सचेंज क्या होगा? सोड बेटा अमोनियम जाएगा आपके किसके साथ?
आपको दिख रहा है अमोनियम बच हो जाएगा किसके साथ, बताओ जल्दी से। यहाँ पे Cl माइनस दिख रहा है आपको, राइट। और तो अमोनियम में से सबसे पहले पॉइंट क्या होगा, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से NH4 प्लस यहाँ से OH माइनस यहाँ से आप NH4 OH बना दोगे, ऐसा आपके दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है। बट ऐसे नहीं होगा। ये जो OH माइनस है, जो हाइड्रोक्साइड आयन है, यहाँ से H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा और ये हाइड्रोक्साइड आयन बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा आपके वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। अगर आपको पता होगा, मैंने डिस्कस कर रखा है कि रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, और हीटिंग इफेक्ट के बारे में भी मैंने डिस्कस कर रखा है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट गैसेस किस तरीके से निकलती हैं, तो इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म में प्लीज़ आप वहाँ पे लेक्चर को देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अमोनियम अपने H प्लस आयन को रिलीज करेगा, यहाँ से OH माइनस लेगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर लेगा। नाउ कम्स नेक्स्ट पॉइंट, सोडियम प्लस, ये बच हो जाएगा Cl माइनस के साथ, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा NaCl। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ से आपको सिर्फ जो NH4 प्लस था वो तो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली। तो इस तरीके से अमोनिया आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे हम लोग क्या थोड़ा सा हीट भी सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हीट देने से प्रॉपर क्या होगा, रिएक्शन का जो रेट है वो कहीं ना कहीं आपका इंक्रीज कर जाएगा। सेकेंड रिएक्शन की बात कर लेते हैं, ध्यान दो। जैसे बच्चों मैं लेके आऊँ NH4Cl इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइम, लाइम की बात करेंगे तो बच्चों हम लोग लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से आपका 2OH माइनस आयन मिलेगा। तो 2OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से जो आपको मिलने वाला है अमोनियम आपको कैटायन, तो H प्लस आयन को लेगा और ये कन्वर्ट कर देगा इसको बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। और प्लस यहाँ से आपको NH4 कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया के अंदर, और प्लस यहाँ से आपको मिल जाएगा एक सॉल्ट CaCl2। आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो अमोनिया गैस है वो आपका रिलीज हो गया है। कुछ और रिएक्शन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सेकेंड रिएक्शन में किस तरीके से अमोनिया को फॉर्म कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। मैं पहले आपको बताऊं कि लीथरीज कंपाउंड क्या होता है, लाइक ठीक है, लीथरीज। लीथरीज कंपाउंड तो आपको मैं आई थिंक पहले भी बता चुका हूँ। लीथरीज का मतलब बेटा आपका PbO, ठीक है, PbO, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लीथरीज। अब अभी क्वेश्चन है कि लीथरीज कंपाउंड को हम लोग हीट करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ अमोनियम सॉल्ट। तो अमोनियम सॉल्ट आपको पता है कि अमोनिया बनाना तो अमोनियम सॉल्ट आपको जरूरत पड़ेगा, चाहे अमोनियम का सल्फेट हो, चाहे अमोनियम का डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट हो, या फिर सल्फेट हो। मतलब आपको जो बेसिक जो सॉल्ट चाहिए ना, जो बेसिक कंपाउंड चाहिए, वो आपका अमोनिया को रिलेट करने वाला होना चाहिए। या फिर आपका साइनामाइड भी हो सकता है, या फिर आपका नाइट्राइड भी हो सकता है। तो समथिंग कुछ इस तरीके से, लेकिन उन पर्टिकुलर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अपने आप में डिफरेंट है, ठीक है। तो अमोनियम सॉल्ट यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, उसका इसको हम हीट करेंगे। तो नाउ दिस इज NH4Cl इन दी प्रेजेंस ऑफ लीथरीज कंपाउंड लाइक दिस इज ए PbO। तो इसको अगर मैं हीट करूँगा तो यहाँ से आपका जो NH4 वाला पार्ट है, ये तो बच्चों यहाँ से NH4 प्लस वाला पार्ट है, वो तो आपका अमोनिया में जाएगा, वो तो फिक्स है। बाकी यहाँ से जो लेड है, जो Pb है, ये बच्चों क्या करेगा, यहाँ से क्लोरीन को लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका Pb बता +2 में ही जाएगा, बिल्कुल सही है, PbCl2 का फॉर्मेशन करेगा। और प्लस यहाँ से आपको मिल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया। क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होगा, आपका NH4 से रिलीज होगा हाइड्रोजन, राइट, एंड आपका हाइड्रोजन, और वो बच्चा हो जाएगा आपके ऑक्सीजन के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। बैलेंसिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका 2 मोल्स, ठीक है। तो अमोनिया आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी 2 मोल्स हो जाएगा, बाकी आपका सब कुछ बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से यहाँ से भी अमोनिया को फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, थर्ड। ध्यान दो बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा, अगर बच्चों नाइट्राइड को मैं लेके आता हूँ, ध्यान दो, नाइट्राइड को, कुछ मेटल के नाइट्राइड्स को अगर मैं लेके आता हूँ तो उनसे भी हम अमोनिया का फॉर्मेशन करा सकते हैं। बट कीप इन माइंड कि नाइट्राइड का बच्चों हाइड्रोलिसिस ही आपको कराना पड़ेगा। जैसे ध्यान दो, मैं अगर लेके आऊँ कुछ मेटल नाइट्राइड लाइक एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है, तो AlN, इसका फॉर्मेशन आपको पता है, Al+3 में नाइट्रोजन आपका -3 में भी जाता है, कैंसिल होकर आपको सिर्फ यहाँ पे मिलेगा AlN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अगर आप एल्यूमिनियम नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि यहाँ पे कितनी वाटर चाहिए, 3 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, क्योंकि आपको अमोनिया आपको फॉर्म करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ से आपका एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, ये आपका यहाँ से ऑब्वियसली आयोनाइज होगा, ठीक है, ये आपका आयोनाइज हो जाएगा। और आयोनाइज होने के बाद यहाँ से आपको मिलेगा Al+3। इस तरीके से
जब नाइट्राइट की बात करें तो इसके पास -3 चार्ज होगा, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। और वाटर मॉलिक्यूल से बेटा फटाफट से आयोनाइज होगा, ये तो H+ आयन और OH- आयन मिलेगा। तो एल्यूमिनियम बच्चों क्या करेगा, पॉजिटिव में है तो नेगेटिव मतलब कितनी OH-, 3 OH- को लेगा, इसलिए मैंने 3 पहले यहाँ पे लिखा है कॉफिशिएंट। तो Al जाएगा OH- के साथ, तो यहाँ से फॉर्म कर लेगा AlOH थ्राइस। ये समझ में आपको आ गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। बाकी आपका जो नाइट्रोजन है उसके पास -3 चार्ज है, और यहाँ से बेटा आपको पता चल भी रहा होगा कि यहाँ से आपको H+ आयन मिलेगा, वो बेटा यहाँ पे जाके शिफ्ट होगा 3H+ आयन, आपका मॉलिक्यूल्स बैलेंस हो जाएगा, तो रिजल्टेंट में आपको मिल जाएगा अमोनिया। तो ये जो रिएक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो रिएक्शन हम बात कर रहे हैं इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। जैसे हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड आप ले सकते हो Mg3N2, इसके साथ अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो भी आपको आंसर वही मिलेगा। कैसे मिलेगा वो देख लो आप। वाटर मॉलिक्यूल से तो आपको मिलने वाला है H+ आयन और OH- आयन। और मैग्नीशियम नाइट्राइड की बात करें तो आपको पता है मैग्नीशियम 3 है, तो 3Mg+2 चार्ज हो जाएगा इसके पास। भाई आपका अर्थ मेटल का एलिमेंट है, +2 चार्ज होल्ड करेगा, 3 है, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, +6 हो जाएगा, ठीक है ना। N2 की बात करते हैं, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो 2 लिख लेंगे बच्चों, एक के पास -3 चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना, -6। मॉलिक्यूल्स बैलेंस हो गया हमारा, +6 और -6। अभी क्वेश्चन है कि OH- जाएगा बच्चों मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम का बच्चों आपका बनेगा हाइड्रोक्साइड, मतलब MgOH ट्वाइस, बैलेंसिंग हम लोग बाद में कर लेंगे। और इधर बच्चों H+ आएगा बेटा आपके N-3, मतलब नाइट्राइड आयन, तो यहाँ से आपका फॉर्म कर लेगा अमोनिया मॉलिक्यूल्स। इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण पड़ेगी, और यहाँ से Mg की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे थ्राइस, ठीक है। मैग्नीशियम बैलेंस हो गया, फॉर द नाइट्रोजन यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको ये अमोनिया गैस देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम लोग मूव करते हैं और ध्यान देते हैं। अगर बच्चों यहाँ पे हम लोग साइनामाइड लेके आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। अगर मैं यहाँ पे साइनामाइड लेके आता हूँ तो साइनामाइड को बच्चों सिर्फ आपको हीट करना है ना। साइनामाइड को हीट करेंगे तो हीट करने पे अब साइनामाइड बच्चों जो भी है वो एनाइन पार्ट है, तो आप किसी मेटल का साइनामाइड लेके आओगे। तो जैसे बच्चों यहाँ एग्जाम्पल लें बेटा, कैल्शियम साइनामाइड, व्हाट इज द फॉर्मूला, CaCN2। कैल्शियम साइनामाइड को आप लेके आओगे और इस कैल्शियम साइनामाइड को आपको हीट करना है, और हीट करने से आप अगर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होकर अमोनिया देगा तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे इसका हम लोग स्टेप, देखो पहले करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस, बिकॉज आपका एक तरीके से सॉल्ट है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्ट एक्वस मीडियम में जाएगा, हाइड्रोलिसिस करेगा, आयोनाइज हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, आयोनाइज हो जाएगा। और आयोनाइज होने के बाद क्या होगा, फिर इसे आप हीट करोगे तो हीट करने से इसका रेट इंक्रीज कर जाएगा, और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से अमोनिया के अंदर NH3, और कैल्शियम जो है बच्चों CaC, ये पूरा पार्ट ध्यान दो, ये पार्ट बच्चों कन्वर्ट आपका जो ये जो पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा वो जाएगा बच्चों CaCO3 के अंदर। मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के पास जो H+ आयन है, जो OH- आयन है, ध्यान दो यहाँ से जो H+ आयन है वो तो बच जाएगा N के साथ, तो वो तो आप फॉर्म कर लेगा आपका यहाँ से अमोनिया। मैं पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इजी ट्रिक की बात कर रहा हूँ। और बाकी यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कीप इन माइंड कि कैल्शियम का जो साइनामाइड है वो आपका कार्बोनेट जनरेट करेगा, कैल्शियम का नहीं। अगर मैग्नीशियम बच्चों होता है मैग्नीशियम साइनामाइड तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जनरेट हो जाता है, ये ध्यान देना। और बाकी आपको मिलेगा यहाँ से अमोनिया गैस। ये भी रिएक्शन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। इसके बाद बच्चों अगर अमोनियम के सल्फेट आते हैं, ध्यान देना, अगर अमोनियम के सल्फेट आते हैं या अमोनियम का डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आता है, उसको हीट करने से अमोनिया आपका फॉर्म, क्यों, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह आपका बाहर जाएगा, बाकी आंसर देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट मैं रिएक्शन की बात करूँ तो आपको सिर्फ हीट करना है अमोनियम कंपाउंड, ठीक है। अमोनियम कंपाउंड को आपको हीट करना है, और हीट करने से आपको आंसर मिलेगा। ध्यान देना बच्चों, NH4 ट्वाइस SO4, ठीक है। इट इज अमोनियम सल्फेट, वेल नोन इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको बेटा सिर्फ हीट करना है। तो हीट करने से ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक करने से जो अमोनियम वाला पार्ट है गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से रिलीज कर देगा अमोनिया गैस रिलीज करेगा, और बाकी यहाँ से आपको मिल जाएगा NH4HSO4। ये कंपाउंड आपको मिलेगा, दिस अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, दिस इज द अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर इसे आप बाई सल्फेट भी बोल सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं NH4H2PO2, व्हाट इज दिस अमोनियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, दिस इज द अमोनियम
डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है, दिस इज अमोनियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, और इसको बच्चों आपको हीट कर देना है। तो हीट करने जो अमोनियम वाला पार्ट है वो तो बच्चों आपको पता है गैस की फेज में कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया के अंदर, और प्लस आपको मिलेगा यहाँ से HPO3। व्हाट इज दिस, बताओ बच्चों ये क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल से बाहर जाएगा। HPO3 मैंने पहले भी डिस्कस किया है बच्चों, जब मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स की बात कर रहा था एसिड को लेकर, मॉलिक्यूल्स को लेके। व्हाट इज दिस, दिस इज द मेटा फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज द मेटा फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज द मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये आपका मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जहाँ से हम लोग अमोनिया को डायरेक्टली और इजीली फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद कुछ अदर रिएक्शंस भी हैं, जैसे सिंपल रिएक्शन आती है यूरिया को लेके। तो यूरिया तो बच्चों आसानी से आपके अमोनिया को फॉर्म कर देता है और कार्बोनेट को रिलीज करता है। तो देखेंगे फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, NH2CO, NH2 यहाँ C डबल बॉन्ड O होता है, दिस इज द यूरिया। तो यूरिया को बच्चों क्या करना है, इसके साथ बच्चों हम लोग लेके आएंगे एक बेस, लाइक ले लेते हैं कास्टिक सोडा NaOH एल्कली ले लेते हैं। तो यहाँ से बेटा इसके 2 मोल्स लेने पड़ेंगे, आपको यहाँ से पता चलना चाहिए ये आपका 2 सोडियम यहाँ से, तो ये देखो ये NH2 पार्ट, यहाँ से ये NH2 पार्ट, ठीक है। ये तो बच्चों आपका कन्वर्ट यहाँ से अमोनिया के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है, NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी ये जो CO वाला पार्ट है वो बच्चों जाएगा सोडियम के साथ इधर से, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा आपका फॉर्म करेगा यहाँ से Na2CO3, ठीक है। तो यहाँ से NO पार्ट ये और आपका CO पार्ट, तो मतलब यहाँ से C डबल बॉन्ड O होगा ना, तो टोटल बेटर देखो यहाँ से दो ऑक्सीजन तो यहाँ से हो गया ना, NaO के पास 2 ऑक्सीजन 2 सोडियम, तो Na2 हो गया, और ऑक्सीजन आपको यहाँ से मिल चुका है। अभी वही क्वेश्चन है कि 2 ऑक्सीजन यहाँ से मिला है, एक आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल रहा है, 2 3 आपका हो गया, तो Na2O3 हो गया ना, एक कार्बन आपका बीच में। तो ये जो आपका CO पार्ट है वो जाएगा Na2CO3 के अंदर, बाकी आपको यहाँ से मिल जाएगा कितना, बैलेंसिंग करेंगे तो आपको 2 मोल्स आपको अमोनिया देखने को यहाँ से मिलेगा। तो ये आपकी रिएक्शन हो चुकी है यहाँ पे बैलेंस, इस तरीके से इसको हम फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि जैसे सपोज मान के चलो अगर आपको अमोनिया जो गैस है अगर उसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो अमोनियम आयन वो आपके NH4OH में कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। लेकिन क्वेश्चन है कि अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर, अगर आपको एक्वस अमोनिया दे रखा है, लिक्विड अमोनिया दे रखा है, अगर वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आपको पता है बहुत सिंपल सा प्रोसेस कि जब भी आपको अमोनिया को ड्राई करना है, ध्यान दो, अगर आपको ड्राई अमोनिया की बहुत बार रिक्वायरमेंट पड़ती है डिफरेंट रिएक्शन कराने के लिए, तो ड्राई अमोनिया को फॉर्म करने के लिए बच्चों क्या करना, आप कैल्शियम ऑक्साइड को लेके आ जाओ। तो कैल्शियम ऑक्साइड एक्चुअली क्या है, इट इज ए क्विक लाइम है, ये आपको पता ही है, दिस इज दी क्विक लाइम। तो क्विक लाइम का आप यहाँ पे यूज करो, तो क्विक लाइम बच्चों क्या करेगा, यहाँ से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और अपन तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी अमोनिया आपको प्रॉपर देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या करेगा वो समझो, यहाँ से जो क्विक लाइम है CaO, ये बच्चों एब्जॉर्ब कर लेगा आपके वाटर को, मॉइस्चर को, और मॉइस्चर बच्चों कहाँ प्रेजेंट है, अमोनिया के साथ प्रेजेंट है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने से बच्चों क्या फॉर्म कर लेगा, यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा, और आपको यहाँ से जो अमोनिया मिलेगा ये अमोनिया आपका रहेगा ड्राई अमोनिया। इतना क्लियर हो गया। जब भी कभी क्वेश्चन है तो इस तरीके से आपको करना है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जो लाइम है, वो आपके अमोनिया से एक्शन करता नहीं है, तो फाइनली आपको प्योर अमोनिया देखने को मिलेगा। इसके बाद कुछ और भी एक्शंस की अगर हम बात करें तो कुछ आपके और डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का अगर आप पूछ सकते थे कि सर अगर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो क्यों ना आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज कर दो, लाइक H2SO4, लाइक P2O5, लाइक CaCl2, तो उनको भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स को ही बाहर निकालते हैं अपन, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह यूज करते हैं वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स को अल्कोहल से बाहर निकालने के लिए, है ना। तो अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि अगर आपने लिक्विड एक्वस अमोनिया के साथ अगर आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज करा दिया तो क्या होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तरीके से अगर आपको बता पाऊँ तो यहाँ से आप ले सकते हो, पहले कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप CaCl2 को ले सकते हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तरीके से, आप P4O10 को ले सकते हो, जिसको हम लोग अगर इसके ये तो आपका डाइमर फॉर्म हो गया, मोनोमर फॉर्म भी आपको कहीं लिखा मिलेगा P2O5, तो वो भी आपका सेम प्रोसेस को डिफाइन करेगा। अभी क्वेश्चन है कि अमोनिया के साथ अगर आप ये सब ले रहे हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये भी तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकालेंगे, लेकिन ये अमोनिया के साथ खुद रिएक्शन को परफॉर्म कर जाएंगे। और ध्यान देना क्या करेंगे,
ये अमोनिया जो आपको दिख रहा है ये कैसा है बच्चों, लिविस बेस की तरीके से काम कर रहा है, राइट। और ये बच्चों आपको पता है एसिड के तरीके से काम, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड मतलब एसिड के तरीके से काम करेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये इससे खुद रिएक्शन परफॉर्म करा लेंगे, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये आपका जो ड्राई अमोनिया है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये खुद रिएक्शन करेगा। पहला रिएक्शन बच्चों क्या बनेगा दिख रहा है आपको, अमोनिया के साथ H2SO4 क्या फॉर्म करेगा बेटा, अमोनियम सल्फेट, डायरेक्ट सीधा आपको दिख रहा है आंसर। तो क्या मिलेगा, NH4 ट्वाइस और SO4। भाई अमोनियम के पास लोन पेयर है ना, आपका एसिड जो है वो H+ आयन रिलीज करेगा ना पैसिव स्टेप में, वो H+ बेटा इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ पे जाके अटैक करेगा, NH4 बन जाएगा, NH4+ चार्ज आएगा ना, सल्फेट आपका नेगेटिव में है तो प्लस माइनस कंबाइन करेगा कैटायन, तो आपको एक सॉल्ट मिल जाएगा। क्या आपको ड्राई अमोनिया मिला, नहीं मिला, इसलिए इसका हम बेटा यहाँ पे डी एडिटिंग एजेंट का यूज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड रिएक्शन है, अगर आप CaCl2 के साथ कराओगे, ये भी डी एडिटिंग एजेंट होता है, तो बच्चों यहाँ से आपको मिलता है CaCl2 एडिशनल कंपाउंड डॉट 4 मोल्स ऑफ अमोनिया, CaCl2 डॉट 4 मोल्स ऑफ अमोनिया, ये कंपाउंड आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, तो फिर ये भी यहाँ से भी हम ट्राई अमोनिया को नहीं निकाल सकते हैं। P4O10 की बात कर लेते हैं, तो P4O10 को अगर आप अमोनिया के साथ लेके आओगे तो सबसे पहली तो स्टेप यही है, जो P4O10 है वो बच्चों आपका कन्वर्ट होगा, ध्यान देना, वो पहले बेटा कन्वर्ट होगा आपका यहाँ पे इसकी 4 मोल से, मतलब ये आपका एसिड दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि यहाँ से आपको मिलेगा 4 मोल्स ऑफ HPO3, ये आपको मिलेगा, मतलब यहाँ से आपको वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आपको इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। 2 वाटर मॉलिक्यूल को आपका ये क्या है, ये बच्चों एक ऑक्साइड है जो आपका नॉन मेटल ऑक्साइड है, अपने एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका बेसिक सीक्वेंस आपको मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, आपको मैं सीधा बोल दूँ कि अमोनिया आपके एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा और आपका यहाँ पे जो भी बनाएगा वो सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, लाइक फॉस्फेट वगैरह आपका सॉल्ट बना लेगा। लेकिन मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे तो यहाँ से मिलेगा HPO3, और HPO3 जब ये एसिड की फॉर्म में आ चुका है तो नाउ अब इसके साथ 4 अगर आपके HPO3 है तो 4 अमोनिया आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे और रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से बनाएगा 4 मोल्स ऑफ NH4PO3, 4 मोल्स ऑफ अमोनियम फॉस्फेट आपका यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेगा। तो कहीं भी आपका ड्राई अमोनिया नहीं मिला, यहाँ पे आपके सब क्या फॉर्म हो चुके हैं, आपके सॉल्ट फॉर्म हो चुके हैं, अच्छा एडिशनल सॉल्ट हो। तो इस तरीके से हम यहाँ डी एडिटिंग एजेंट का यूज नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना प्लीज़, इसको ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे लेबोरेटरी मेथड फिनिश, अब बात करनी है हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड की तरफ। यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर हम किस तरीके से अमोनिया को फॉर्म कर सकते हैं ना, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बच्चों हम लोग फॉलो करते हैं हेबर्स प्रोसेस को। ठीक है, अब ये हेबर्स प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो हेबर्स प्रोसेस के अंदर बच्चों हम लोग सिंपल रिएक्शन फॉलो करते हैं, N2 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2, 1 मोल्स बच्चों N2, 3 मोल्स ऑफ H2, यहाँ से रिएक्शन आपको इक्विलिब्रियम में देखने को मिलती है, और यहाँ से बच्चों आपको मिल जाता है 2 मोल्स ऑफ NH3, और ये सब के सब आपके गैसियस फेज में होते हैं। ठीक है, ऑल आर इन गैसियस फेज। पहले तो क्वेश्चन आपको ये बनेगा कि यहाँ पे इस रिएक्शन को लेके इसका जो प्रोसेस है वो कैसा है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे जो डेल्टा H की वैल्यू होती है बच्चों वो नेगेटिव में होती है, नेगेटिव में कितनी होती है 22.4। मैं आपसे कहूँगा इस वैल्यू को आप याद रखना, इस वैल्यू को आप याद रखना, क्योंकि ये आपकी जो क्वेश्चन पे वैल्यूज आपको बहुत बार लिखी मिल जाती है न्यूमेरिकल्स में, कभी आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी, और आपको थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन रिलेट कर सकता है। तो मेरी आपकी यही मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप इस वैल्यू को बिल्कुल याद रखो, दिमाग में बैठा के रखो, फिंगर टिप पे क्लियर रखो, -22.4 किलो कैलोरी। ठीक है, और ये बेटा डेल्टा H नेगेटिव में है, तो मतलब ये जो हमारा प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस आपका होने वाला है। अभी इसके साथ हम लोग ये तो ठीक है, ये समझ में आ गया, और यहाँ पे एलसी प्रिंसिपल को मैंने डिस्कस भी किया था जब मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा था। तो अब मैं फिर से डिस्कस करूँगा कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन आपकी पॉसिबल हो रही है, वही रिएक्शन पॉसिबल होने के पीछे कुछ कंडीशंस हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ आपकी फेवरेबल कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, तो वो मैं कंडीशंस आपको बिल्कुल बताऊँगा कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर, प्रेशर, इस सब कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है ना, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे अमोनिया लार्ज अमाउंट में चाहिए। तो लार्ज अमाउंट का मतलब हमारे पास कंडीशन समझो बच्चों, अमोनिया लार्ज अमाउंट में चाहिए तो पहली कंडीशन क्या, अमोनिया को कट कर दो, अमोनिया को आप बाहर निकाल दो, इधर अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, आप N2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो तो आपका रिएक्शन फॉरवर्ड में ही जाएगा, H2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा,
H2N2 दोनों कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो भी रिएक्शन आपका जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ये आपको बात समझ में आ रही होगी। लेकिन यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे बात करने कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे बात करने वाला हूँ नहीं, मोल्स के बेस पे बात नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। ठीक है, मेरे को हाई प्रोडक्शन चाहिए अमोनिया का। तो पहली कंडीशन में अगर मैं बताऊँ तो आपका प्रेशर, तो प्रेशर बच्चों यहाँ पे आपका कैसा होना चाहिए, ये भी एलसी प्रिंसिपल का ही आपका कॉन्सेप्ट है, मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पे प्रेशर बच्चों हाई, अगर प्रेशर मैं हाई करूँगा तो प्रेशर को मैंने नंबर ऑफ मोल्स के साथ में डेल्टा एनजी के साथ में रिलेट किया हुआ था। ठीक है ना, कंडीशंस मैंने आपको क्लियर करी थी, पीवी इक्वल टू एनआरटी को ही फॉलो मैंने कराया था। तो जब यहाँ पे प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं और प्रेशर की वैल्यू बच्चों आपको ध्यान देनी है, रटनी नहीं है, 200 से 900 ATM, ये कभी क्वेश्चन आया नहीं है प्रेशर की वैल्यू को लेके, लेकिन आपको हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन, हाई प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। सेकेंड बात करते हैं तो लो टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर अगर आपका लो होगा तो आपका रिएक्शन फॉरवर्ड में ही शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर और प्रेशर को मैंने बिल्कुल रिलेट किया था नंबर ऑफ मोल्स के साथ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों साइड को लेके। अगर लो टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर लो होने से हम लोग बात कर रहे हैं अमोनिया के साथ, तो अमोनिया का आपका जो प्रोडक्शन है, जो फॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं आपका कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, लो टेम्परेचर। और इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू बच्चों रहती है अराउंड आपकी 450 से 550 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना आपका टेम्परेचर समझ में यहाँ तक आपको आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूँ, कैटलिस्ट की तरफ। तो जब कैटलिस्ट की बात करते हैं तो कैटलिस्ट बच्चों यहाँ पे आपको जो चाहिए वो आप आयरन पाउडर यूज कर सकते हो। ठीक है, Fe आयरन पाउडर यूज कर सकते हो विद मोलिब्डेनम। ठीक है, और यहाँ पे मोलिब्डेनम यूज एज ए कैटालिटिक प्रमोटर। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे कैसे कैटालिटिक प्रमोटर की तरीके से आपका काम करेगा। बहुत बार इसी के बारे में पूछ देता है, ये मोलिब्डेनम कैसे काम करेगा, कैटालिटिक प्रमोटर। इसके बाद आप लोग यहाँ पे निकल डस्ट के साथ सोडा लाइम यूज कर सकते हो, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, निकल डस्ट के साथ आप यहाँ पे सोडा लाइम का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी आपका यहाँ पे रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, रिएक्शन की इंक्रीज, आपके रेट को इंक्रीज करेगा। बहुत बार ऑस्मियम डस्ट का भी यूज कर देते हैं। ठीक है ना, तो ऑस्मियम डस्ट का भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, ऑस्मियम डस्ट का भी यूज कर सकते हो, उसी भी रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही शिफ्ट हो जाती है। बट कीप इन माइंड यहाँ पे आपका जो रेशियो है 1:3, 1 फॉर द नाइट्रोजन और 3 फॉर द हाइड्रोजन। 1:3 में आपका कॉम्बिनेशन होगा और रिएक्शन आपकी कैरी आउट हो जाएगी। इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बाकी ज़्यादा कुछ आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, हेबर प्रोसेस का जो पूरा सिस्टम है उसके बारे में बहुत कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो उस पर आप कंप्रेसर वगैरह, कैटलिस्ट का वहाँ पे रेफ्रिजरेशन करते हैं, फिर कूलिंग करते हैं ना, तो उस पर आपको नहीं जाना है। सीधा आपको आंसर यहाँ तक आपको ध्यान रखना जो मैंने बताया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों अमोनिया को लेके, उस पर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहली चीज़ तो अमोनिया बच्चों किस तरीके की गैस है। ठीक है, तो अमोनिया बच्चों याद रखो कलरलेस गैस। ठीक है, अमोनिया इज कलरलेस गैस, बिल्कुल फिक्स है। अमोनिया बच्चों कलरलेस गैस होगी। इसकी जो स्मेल होती है वो थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, पंजेंट स्मेल। ठीक है, PUNGNT। ठीक है, इट इज़ हैविंग दी पंजेंट स्मेल। ठीक है, अब पंजेंट स्मेल को थोड़ा समझना है तो क्या, जैसे आपको पता होगा बहुत बार जब कोई एक पर्टिकुलर स्मेल आपको फील होती है तो आपकी आंखों में कुछ टीयर्स, आंखों में आंसू आते हैं। ठीक है ना, तो मैं इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। ठीक है, टीयर्स इन द आईज, टीयर्स इन द आईज। ठीक है, तो आंखों में जो आंसू आते हैं, टीयर्स आते हैं। ठीक है, तो वो आपकी जो स्मेल है वो कहीं ना कहीं पंजेंट स्मेल की प्रॉपर्टी को ही रिप्रेजेंट करती है। बाकी पंजेंट का मतलब ऐसा कुछ आपका कुछ प्रॉपर्टी उसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बट आपको थोड़ा सा इसको मैं फील करने के लिए आपको बता दिया कि पंजेंट का मतलब बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है। सेकेंड बात करते हैं कि ये जो आपकी अमोनिया है ये एयर से बच्चों कैसी होती है, एज़ कम्पेयर टू एयर बच्चे ये लाइटर होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू एयर अमोनिया इज लाइटर। और अमोनिया के पास पोलरिटी होती है, पोलरिटी आपकी डिफाइन करेगा तो ऑब्वियसली अमोनिया इज सिंपली सॉल्युबल विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके पीछे रीजन दूसरा भी होता है, ये जो अमोनिया है यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है एज कम्पेयर टू आपके हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आपका H बॉन्डिंग भी डिस्कस होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपका इंट्रोड्यूस होता है, तो जिसकी वजह से इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है
और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किससे डेवलप, बेटा मैं वो आपको दिखाता हूँ। देखो ये रहा आपका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल से ले लेते हैं सपोज इस तरीके से, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके बीच में देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो आपका लिंकअप हो रहा है, ये जो आपका बॉन्ड यहाँ पे डेवलप हो रहा है ना, ये वाला बॉन्ड, तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे क्यों, बेटा पोलैरिटी डेवलप होती है इसकी, बेटा ऑक्सीजन के पास कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव होगा, यहाँ पे इसके पास नेगेटिव होगा, तो कहीं ना कहीं पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एच बॉन्ड क्या होगा, डेवलप हो जाएगा, इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होती है जनरली आपकी इंक्रीज। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछूंगा कि अगर आपको वाटर मॉलिक्यूल्स में अमोनिया के सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना है, तो बच्चों याद करो गैसेस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, हेनरी लॉ अगर आपको पता है तो हेनरी लॉ हम लोगों ने डिस्कस करा था। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं हेनरी लॉ के बेस पे ही बात बताने वाला हूँ। तो हेनरी लॉ में क्या था, अगर आप गैस की सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हो लिक्विड के अंदर, तो आप प्रेशर की वैल्यू को बढ़ा दो। आप प्रेशर जितना लगाओगे गैसेस के ऊपर, जितना प्रेशर अप्लाई करोगे, उस केस में आपकी जो सॉल्युबिलिटी है ना, किसी भी गैस की, वो सॉल्युबिलिटी बच्चों क्या होगी आपकी, इंक्रीज होती जाएगी व्हेन यू इंक्रीजिंग दी प्रेशर। तो प्रेशर के इंक्रीज करने पे हेनरी लॉ ऐसा स्टेटमेंट है। अच्छा एक पॉइंट और है कि अगर मैं यहाँ पे प्रेशर तो बढ़ा दिया, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाऊँ तो क्या होगा, तो टेम्परेचर के बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है आपकी, डिक्रीज होगी। ध्यान देना, देखो प्रेशर के इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज, बट कीप इन माइंड कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी बच्चों आपकी, डिक्रीज। भाई टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं गैस के और लिक्विड के, बेटा उनकी जो एंट्रोपी वैल्यू है वो कहीं ना कहीं आपकी इंक्रीज, क्यों, आपकी एनर्जी सप्लाई होगी तो वहाँ पे एंट्रोपी कहीं ना कहीं इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी तो बच्चों आपकी बहुत लेस हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी मतलब होने के चांस ही नहीं है बेटा। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप दो दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो तो उनके जो एटम्स है उसके बीच में बॉन्डिंग डेवलप होना, तो यहाँ बॉन्डिंग तो हो ही नहीं पाएगी ना भाई, एनर्जी आपकी यहाँ पे इनको एटम्स को मिल जाएगी, वाइब्रेशन होगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आपकी डिक्रीज होती है ऑन कीजिए दी टेम्परेचर। क्लियर क्लियर हो गया आप लोगों को ये, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को हम डिस्कस कर ही रहते हैं यहाँ पे, तो ये भी एक पॉइंट और समझ लेते हैं। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ एच बॉन्डिंग, यहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बच्चों बहुत जायंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर बोलो तो एक अमोनिया दूसरे अमोनिया के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, इस तरीके से आपका ये बहुत बड़ा लिंकअप कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जब हम बात करते हैं ये जो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा या फिर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो एज कंपेयर टू अदर हाइड्राइड, ध्यान दो, एज कंपेयर टू अदर हाइड्राइड्स, इस अमोनिया का जो मेल्टिंग पॉइंट है एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू बहुत अधिक हो जाती है, मतलब मैक्सिमम हो जाती है। ध्यान दो, एज कंपेयर टू अदर हाइड्राइड्स, अमोनिया का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जहाँ पे एसोसिएट बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एसोसिएट करेंगे, जिसकी वजह से आपका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, और डेफिनेटली आपका यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी एज कंपेयर टू अदर हाइड्राइड्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अमोनिया के लिक्विफिकेशन के ऊपर। एक ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो लिक्विड अमोनिया है इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो लिक्विड अमोनिया की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड अमोनिया की जो हीट ऑफ वेपरेशन वैल्यू है, हीट ऑफ वेपराइजेशन वैल्यू है, तो बड़ा ध्यान रखना, हीट ऑफ वेपरेशन वैल्यू इसकी होती है 327 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये बेटा इसकी वैल्यू होती है हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इस हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से, और ये वैल्यू बच्चों काफ़ी हाई होती है, भी ध्यान रखना, ये जो हीट ऑफ वेपराइजेशन वैल्यू है काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से बच्चों ये इसका हम यूज लिक्विड अमोनिया का यूज कहाँ करते हैं, रेफ्रिजरेशन के अंदर। ठीक है, रेफ्रिजरेशन के अंदर हम लोग इसका यूज करते हैं। रीजन इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज इसका जो हीट ऑफ वेपराइजेशन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसका हम यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट इज द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, जब हम लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल्स को लेके, तो दिमाग में एक ही आती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और वैसे भी आपको जो अमोनिया दिखता है ना, तो पहले तो आप एक हम इस सिंपल मॉलिक्यूल्स को लेके स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बॉन्ड दिख रहा है बच्चों, कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, NH बॉन्ड। ये जो NH बॉन्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, हम इस NH बॉन्ड को
अगर मैं स्टडी करूँ तो बेटा बॉन्ड एनर्जी को लेके ही हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन यही है, अमोनिया आपका क्या स्टेबल मॉलिक्यूल्स है? डेफिनेटली स्टेबल है। क्यों नहीं स्टेबल? बिकॉज इसकी जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू बच्चों काफ़ी आपकी हाई रहती है, 93 किलो कैलोरी पर मोल। समझ सकते हो, एक मोल के लिए बेटा 93 किलो कैलोरी पर मोल है, और डेफिनेटली वैल्यू बच्चों काफ़ी हाई है। तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड है बहुत आपका अच्छा खासा बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अमोनिया आपका कैसा है? स्टेबल मॉलिक्यूल्स है। अमोनिया बच्चों कैसा होगा आपका? स्टेबल मॉलिक्यूल्स होगा, जो आसानी से आपका डिकम्पोज नहीं होगा। यहाँ पे इसकी जो एनर्जी की वैल्यू है उसको आपको ध्यान रखना है। और इवन तो आपको ये भी बताऊँ कि अगर अमोनिया को डिसोशिएट करना है तो आपको जब स्टेबिलिटी तो कितना टेम्परेचर भी चाहिए, तो बेटा अराउंड मोर देन 500 केल्विन। तो आप ले सकते हैं बेटा यहाँ पे अराउंड 700 केल्विन समथिंग। इस केल्विन पर अगर आप इसको टेम्परेचर सप्लाई करोगे, ये आप टेम्परेचर वैल्यू सप्लाई करोगे, तो अमोनिया फिर आपका यहाँ पे क्या होगा बच्चों? डिसोशिएट हो जाता है। और डिसोशिएट होने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे आपका N2+H2 रिलीज करेगा। और आपको अगर मैं और भी सिंपल बताऊँ तो ये जो टेम्परेचर जनरेट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फर्नेस का भी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क का भी यूज कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया को हम लोग पास कराते हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रिक आर्क। तो इलेक्ट्रिक आर्क बच्चों हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करेगा। उस टेम्परेचर की वैल्यू बच्चों अराउंड आपकी 700 या अराउंड आपको इससे ऊपर भी मिल सकती है, इतनी आपको लगभग देखने को मिलेगी। जिससे आपका क्या होगा, N2+3H2 मतलब 1 मोल्स ऑफ N2 एंड 3 मोल्स ऑफ H2 में आपका क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ध्यान देना। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं हम लोग बर्निंग को लेके। तो पहली प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे कवर हो गई होंगी अमोनिया को लेके। नेक्स्ट पॉइंट है बर्निंग। बर्निंग का मतलब है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अभी क्वेश्चन है कि क्या आपका अमोनिया गैस कम्बेशनल गैस रहती है? नहीं। अमोनिया आपकी हम बोल सकते हैं कि अमोनिया इज नाइदर कम्बेशन नॉर सपोर्ट द कम्बेशन प्रोसेस। ठीक है, लेकिन ये अमोनिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करती है येलो फ्लेम के। येलो फ्लेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द N2। ठीक है, तो अमोनिया देखो बच्चों, अमोनिया ना तो कम्बेशन को सपोर्ट करती है, ठीक है, ना ही कम्बेशनल गैस है। बट ये आपके ऑक्सीजन के साथ जब ये कंबाइन होती है तो बच्चों ये कन्वर्ट हो जाती है, एक पर्टिकुलर फ्लेम के साथ बर्न करती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो फिर ये बच्चों आपको यहाँ से N2 गैस रिलीज करेगा, और प्लस यहाँ से आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होगा। बैलेंसिंग की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 4 मोल्स अमोनिया, 3 मोल्स O2, और यहाँ से 2 मोल्स ऑफ N2 प्रोड्यूस करेगा, और 6 मोल्स ऑफ वाटर। तो N2 को जो है बेटा यही हम बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका येलो फ्लेम। ठीक है, येलो फ्लेम, येलो फ्लेम यहाँ पे आपकी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम लोग ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर हम अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो फिर आपका क्या फॉर्म होगा? ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो अमोनिया बच्चों अगर आपका ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन ध्यान देना है क्यूप्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो ये आपका अमोनिया NH3 इन दी प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक CO मतलब +2 ऑक्सीडेशन नंबर। क्यूप्रिक ऑक्साइड की बात करें, क्यूप्रस के नहीं। और यहाँ पे इसके 3 मोल्स, यहाँ पे इसके 2 मोल्स रहते हैं बेटा। ये आपका पता है ऑक्सीडेशन नंबर कितना यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसका +2 रहेगा, और ये बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा 0 के अंदर। ये कॉपर में आपका चेंज हो जाएगा, आपका यहाँ पे रिडक्शन हो चुका है। और अमोनिया बच्चों जो आपकी जो नाइट्रोजन है वो आपका 0 ऑक्सीडेशन नंबर में चला जाएगा, मतलब यहाँ से N2 गैस रिलीज कर देगा, और प्लस यहाँ से आपका NO गैस, बिल्कुल NO गैस भी आपकी रिलीज करेगा। एक सेकेंड, अमोनिया के साथ कॉपर डालेंगे ना, CuO, मतलब आपका तो कॉपर यहाँ से CO2 आपका ये रिलीज हो जाएगा। नाइट्रोजन है वो आपका N2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी वाटर मॉलिक्यूल से मिलेगा आपको, नॉट NO। ठीक है, तो यहाँ से आपको वाटर मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स आपको मिलेगा, ये आपकी रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब आपका जब आप ऐसे समझो कि जो आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड है उसको लेकर हम बात करें, क्यूप्रिक ऑक्साइड आपके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी जो अमोनिया का नाइट्रोजन है वो N2 गैस में चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसेस होगा। अच्छा, इसके बाद एक प्रोसेस को हम और यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ओसवाल्ड प्रोसेस को लेके भी। ठीक है ना, वहाँ पे हम लोग यही कराते हैं, लगभग ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ही कैरी ऑन करते हैं। तो वो प्रोसेस भी आपको मैं डिस्कस करूँगा, ओसवाल्ड प्रोसेस। तो ओसवाल्ड प्रोसेस एक्चुअली में क्या कहता है वो समझो, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओसवाल्ड प्रोसेस की जब बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड एयर को हम पास कराते हैं ओवर दी प्लेटिनम गॉग। प्लेटिनम गॉग इज ए कैटलिस्ट। ठीक है, प्लेटिनम गॉग यहाँ पे जो हम यूज करते हैं वो एज ए कैटलिस्ट। एंड टेम्परेचर भी आपको ध्यान रखना है, दिस इज 1123 केल्विन। ठीक है, बिकॉज इसकी बेटा हाई बॉन्ड एनर्जी है, इतना टेम्परेचर सप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या क्या मिलने, एक्चुअली हम NO की बात कर रहे थे ना, वो NO एक्चुअली आपकी ओसवाल्ड प्रोसेस के अंदर फॉर्म होता है।
है ना, इसलिए वहाँ पे तो देखो यहाँ से हम लोग अमोनिया को फॉलो कराएंगे O2 के साथ एंड बच्चों कैटलिस्ट आपका प्लेटिनम रहेगा, टेम्परेचर आपका ये रहेगा, दोनों वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे सपोर्ट करेंगे और यहाँ से आपको मिलेगा NO नाइट्रो ऑक्साइड मिल जाएगा प्लस आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ध्यान थोड़ा सा देना है आपको, यहाँ से ये जो आपको प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, इस प्रोसेस के अंदर आपका जो कन्वर्जन हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन अभी डिस्कस करा था, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या था आपका, हम क्यूपिक ऑक्साइड ले रहे थे, है ना, अमोनिया के ऑक्सीडेशन के लिए जो N2 में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन जब हम लोग डायरेक्ट ऑक्सीजन को सप्लाई, अच्छा इसके पहले भी हम लोग बर्निंग पड़ी थी, तो अमोनिया के साथ जब ऑक्सीजन आया था वहाँ पे इसके 3 मोल्स थे, तो वहाँ से N2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुआ था। बस यहाँ पे आपका टेम्परेचर चेंज है और आपका कैटलिस्ट आपका पैटर्न है, तो उसकी प्रेजेंस में यहाँ पे NO मिलेगा और प्लस आपका यहाँ से मिल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, ये आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, और एक क्वेश्चन ये भी होता है कि ऑस्वाल्ड प्रोसेस आपका एक्सो एंडोथर्मिक, तो मेरा आंसर होगा आपका एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा एच की वैल्यू बच्चों यहाँ पे होती है नेगेटिव, तो ये प्रोसेस आपका रहता है एक्सोथर्मिक ऑस्वाल्ड प्रोसेस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगर बेटा हम हेलोजेंस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट हेलोजन से कंबाइन करता है और क्या फॉर्म करता है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो जब भी आपका अमोनिया हेलोजन से कनेक्ट करेगा, ठीक है, हेलोजन से रिएक्शन परफॉर्म करेगा, तो बेटा ये दो तरीके से प्रोसेस को सपोर्ट करता है। फर्स्ट प्रोसेस की बात हम लोग पहले करेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर जो आपके हेलोजेंस हैं, क्वेश्चन में अगर आपका हेलोजेंस अगर एक्सिस में दे रखा है, ध्यान दो, अगर क्वेश्चन में हेलोजन अगर आपका एक्सिस में दे रखा है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको जो मिलेगा प्रोडक्ट वो बच्चों मिलेगा, ध्यान देना, NX3 टाइप, ये मिलेगा आपको प्रोडक्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर। सेकंड केस की देखो हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपका अमोनिया एक्सिस में हो गया तो फिर आंसर क्या मिलेगा, अगर अमोनिया एक्सिस में हो जाएगा तो फिर आपको आंसर जो मिलेगा वो बच्चों को जिस तरीके से मिल जाएगा, अगर आपको मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट करूँ, एक्सिस में अमोनिया होगा तो आपका अमोनियम का सॉल्ट बनेगा, ये तो फिक्स है, तो वो हम लिख लेंगे उसको NH4X समथिंग कुछ इस तरीके से, तो फिर आपका अमोनियम का सॉल्ट मिल जाएगा। बाकी इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे तो आपको और प्रॉपर समझ में आ जाएगा, तो मैकेनिज्म ज़रा ध्यान से देखो तो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे जहाँ पे आपका हेलोजन आपका एक्सिस में, ले लेते हैं बेटा क्लोरीन को, ध्यान दो, अगर आप यहाँ पे अमोनिया के साथ क्लोरीन अगर आप एक्सिस में ले रहे हो, ध्यान दो, तो यहाँ से एक आपको लिक्विड एक पर्टिकुलर कलर का मिलता है, ठीक है, वो जो कलर है वो बच्चों रहता है येलोइश ऑयली लिक्विड, ठीक है, तो येलोइश ऑयली लिक्विड आपको मिलेगा, वो भी एक्सप्लोजिव नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड के साथ। तो जैसे NH3 की बात करें थे अपन, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको ये मिलेगा NCl3 और बाकी आपको यहाँ से मिल जाएगा 3 मोल्स ऑफ HCl, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो कलर मिलेगा वो ध्यान दो, यहाँ से जो कलर रहेगा आपका वो रहेगा येलोइश ऑयली लिक्विड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इट इज़ एक्सप्लोजिव इन नेचर। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, अगर अमोनिया एक्सिस में होगा तो क्या होगा, अगर अमोनिया एक्सिस में हो जाएगा बच्चों तो फिर आपको आंसर देखो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अमोनिया रिएक्ट विद क्लोरीन, तो आंसर मिलेगा आपको यहाँ से N2 प्लस HCl, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ये ध्यान देना कि 2 मोल्स ऑफ अमोनिया रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन, तो आपका N2 प्लस HCl मतलब अगर से ऐसे बैलेंस करोगे तो 6 मोल्स ऑफ HCl आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं अमोनिया के, अगर मैंने डिफरेंट मोल 6 मोल्स ले लिए फॉलोइंग दी 6 मोल्स ऑफ HCl, तो फिर यहाँ से क्या मिलेगा, ये बन जाएगा आपका NH4Cl अमोनियम का सॉल्ट, वो भी आपके 6 मोल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें, अगर हम 8 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉलो कर रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, ध्यान दो बच्चों यहाँ पे इसकी 3 मोल्स, तो फिर यहाँ से आपको मिलेगी N2 प्लस NH4Cl मतलब ये आपका हो गया 6 मोल्स। अच्छा, अब ध्यान से सुना जरा, हो क्या रहा है, ये पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है, जिस प्रोसेस को हम लोग देखो 2 स्टेप में हम लोगों ने कवर किया है, ध्यान दो, ये आपकी स्टेप फर्स्ट हो गई है, ये आपकी स्टेप सेकंड हो गई है और ये आपका लास्ट में रहा रिजल्ट, ठीक है। ध्यान दो क्या हो रहा है, सबसे पहले अमोनिया क्लोरीन से रिएक्शन किया हेलोजन से, तो उसने क्या किया, उसने N2 प्लस HCl में कन्वर्ट हो जाएगा, पहली स्टेप आपकी ये फिनिश हो गई, ठीक है। सेकेंड स्टेप में अमोनिया एक्सिस में, तो फिर से अमोनिया इंट्रोड्यूस होगा और फिर ये बेटा N2 से रिएक्शन है, बिकॉज N2 बच्चों क्या है आपका ट्रिपल बॉन्डेड आपका कंपाउंड है, तो वो तो बेटा रिएक्शन करेगा नहीं आपके अमोनिया के साथ, तो फिर यहाँ से HCl रिएक्शन परफॉर्म करेगा,
तो HCl रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ, ये लिविस एसिड और यहाँ पे एक बेस की प्रॉपर्टी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ से एक सॉल्ट मिलेगा NH4Cl, कैंसिल आउट करेंगे तो 6 मोल्स HCl 6 मोल्स HCl कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर से आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ से N2 और NH4Cl आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से Cl2, बाकी आपको मिला अमोनिया। तो कीप इन माइंड कि यहाँ से आपको जो गैस मिलने वाली है वो N2 गैस आपको देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर मैं सेम प्रोसेस की बात करूँ तो जो ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन भी आपके सेम रिएक्शन को डिफाइन करता है, जैसे मैंने Cl2 किया वैसे आपकी ब्रोमीन करता है, लेकिन फ्लोरीन की रिएक्शन यहाँ पे बच्चों नहीं होगी, क्योंकि फ्लोरीन बच्चों आसान रिएक्शन परफॉर्म करेगा नहीं, बिकॉज एक्सप्लोजिव भी काफ़ी होता है, तो वो आपके यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म हम लोग नहीं कराते हैं। ब्रोमीन जैसा क्लोरीन है उसी तरीके से ब्रोमीन भी यहाँ पे रिएक्शन को सपोर्ट करेगा। अब बात करते हैं हम लोग आयोडीन को लेकर, आयोडीन किस तरीके रिएक्शन परफॉर्म करेगा विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया। कि जब बच्चों यहाँ से आयोडीन की रिएक्शन होगी आपकी अमोनिया के साथ, तो फिर यहाँ से एक बेटा कंपाउंड आपका फॉर्म होता है, जैसे अमोनियम नाइट्रोजन आयोडाइड, ठीक है। ये इट अमोनियम नाइट्रोजन आयोडाइड आपका फॉर्म होगा। एक्चुअली इट इज एक्सप्लोजिव इन नेचर, बाकी आपको फॉर्म होगा HI, हाइड्रोजन आयोडाइड आपका फॉर्म हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन जाएगा आयोडीन के साथ तो HI का फॉर्मेशन, और यहाँ से NH3.NI3 आपको देखने को मिलेगा। और ये बच्चों जो कंपाउंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज ब्राउन PPT। अगर इसको आप ड्राई करते हो तो ड्राई करने पे ये बच्चों हो जाता है एक्सप्लोजिव, ठीक है, ये एक्सप्लोजिव हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन जनरली हम कराते नहीं हैं, बट आपको ध्यान रखना है आयोडीन की रिएक्शन होने के बाद आपको क्या मिलता है, अमोनियम नाइट्रोजन आयोडाइड देखने को मिलेगा, ब्राउन PPT आपका यहाँ पे क्रिएट होगा। समझ में आ गया। ओके। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर बच्चों यहाँ पे हम लोग अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएंगे तो आपको पता है यहाँ से क्या मिलने वाला है, ठीक है, ध्यान दो। तो अमोनिया के साथ अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड पास कराऊंगा, वो भी आपका प्रेशर की वैल्यू है 200 atm, तो इस केस में इसकी 2 मोल्स रिएक्ट विद आपकी कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया के, तो यहाँ से बनता है बेटा यूरिया। यूरिया का फंक्शन करेगा, मतलब NH2CO और प्लस आपका यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, ये रहेगा आपके लिए यहाँ पे यूरिया। यूरिया का फॉर्मेशन कर लेगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ पे एक प्रेशर, एक पर्टिकुलर प्रेशर की वैल्यू रहेगी, तो उस केस में क्या होगा कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करेगा, जो आपके यहाँ पे कन्वर्ट करेगा यूरिया के अंदर, बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट हम रिएक्शन की बात करते हैं ब्लीचिंग एक्शन को लेके। अगर बच्चों में यहाँ पे अमोनिया को मैं अगर ब्लीचिंग पाउडर के साथ लेके आता हूँ तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ध्यान दो। तो अमोनिया के साथ CaOCl2, तो ये बच्चों क्या करेगा, यहाँ से जो कैल्शियम वाला पार्ट है बेटा वो Cl के जाएगा, तो CaCl2 तो बेटा सॉल्ट रिलीज हो जाएगा, प्लस यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल्स, और सिर्फ यहाँ से आपके इसकी 2 मोल्स यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, तो हाइड्रोजन जाएगा बच्चों ऑक्सीजन के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल्स, और प्लस आपको मिलेगा यहाँ से N2 गैस, ठीक है। तो ये भी रिएक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँगा फॉर्मेशन ऑफ एमाइड के बारे में। तो एमाइड का फॉर्मेशन बच्चों आपको पता है कि अमोनिया के साथ हम लोग किसकी रिएक्शन करें बेटा, मेटल्स की रिएक्शन। अब मेटल्स कौन से बेटा, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जैसे अगर बात करूँ मैं पोटेशियम हो गया, है ना, सोडियम हो गया, मतलब एस ब्लॉक की अगर आप मेटल का रिएक्शन परफॉर्म कराओगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एमाइड देखने को मिलेगा और H2 गैस रिलीज करेगा। जैसे रिएक्शन देखेंगे तो अमोनिया के साथ अगर बच्चों पोटेशियम आएगा या फिर आपका यहाँ पे सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा तो आंसर क्या बनेगा, पोटेशियम एमाइड बनाएगा, KNH2 बना लेगा, बाकी आपके H2 गैस को रिलीज करेगा। अगर सोडियम आएगा तो बनाएगा सोडियम एमाइड, NaNH2 बनाएगा, प्लस आपके यहाँ से H2 गैस रिलीज करेगा, है ना। इसी तरीके से अगर आप मैग्नीशियम लेते हो तो अमोनिया के साथ अगर मैं मैग्नीशियम ले लेता हूँ, वो भी 3 मोल्स इसके लेने पड़ेंगे मैग्नीशियम के आपके 3 मोल्स, तो फिर यहाँ से आपको आंसर मिलेगा Mg3N2 एंड रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। ये एमाइड के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ और रिएक्शन के ऊपर। जैसे अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराता हूँ तो आपको पता है यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे एक बेस की तरीके से रिएक्शन परफॉर्म करेगा और यहाँ से जो आपका पर्टिकुलर जो बेस बनाता है वो आपका बीक होता है। बीक का मतलब ये हो गया NH4OH, ये इक्विलिब्रियम डिसाइड करेगा। तो यहाँ से आपको आयंस देखने को मिलेंगे NH4OH, और आपको पता है कि जितने भी बीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वही इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि इनिशियली आपका उसमें से आयनेशन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, लेकिन उसके बाद क्या है, कुछ पार्ट अनआयोनाइज होता है और कुछ पार्ट आयोनाइज हो चुका है। तो आयंस एंड अनआयोनाइज्ड पार्ट के बीच में एक क्या होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इक्विलिब्रियम करता है एग्जिस्ट। समझ में आ गया? ओके। और हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहना चाहेगा बिकॉज स्टेबिलिटी आपको यहीं पे डिफाइन करेगी, ये आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। अगर यहीं पे मैं बात करूँ अमोनिया के साथ, अगर बच्चों मैंने बात करी थी HCl एसिड की बात कर लो आप, तो यहाँ से आपका सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा NH4Cl, ठीक है। इट इज ऑल्सो ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं
कि अगर आप अमोनिया के साथ, ये आपकी प्रीवियस ईयर की रिएक्शन है, अगर आप अमोनिया के साथ यूज करते हो हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड से जैसे बेटा लगते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड NaClO, इसे सोडियम हाइपोक्लोराइड, और ये बच्चों आपको मैं ले रहा हूँ एक्सिस के अंदर। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बच्चों जनरेट होगा आपकी, एक तो N2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है, प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होगा 3 मोल्स, प्लस आपके यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा NaCl, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक आपका कवर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो एक इम्पोर्टेंट एक्शन होती है कि अगर आप CrCl3, ठीक है, इसके साथ अगर आप रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हो तो परफॉर्म कराने पे अब एक्चुअली एक्वस होता है, एक्वस का मतलब अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NH4OH में, ठीक है। तो यहाँ से आपको वहाँ से मिलता है, ये एक्चुअली इसका कलर वो PPT होता है वो इंपॉर्टेंट है, CrOH थ्राइस, ये बेटा आपको मिलता है ग्रीन, बेटा क्रोमियम से आप रिलेट करना ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन कलर का आपको यहाँ पे PPT प्रेसिपिटेट मिलेगा, और एक सॉल्ट मिलेगा आपको NH4Cl। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्रोमियम को लेके, ठीक है ना, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद कुछ और भी रिएक्शंस हैं, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं, रिएक्शंस भी देखने वाले हैं। जैसे बच्चों हम लोग एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, AlCl3 एंड FeCl3 के साथ, ध्यान दो, AlCl3 एंड FeCl3 के साथ अगर मैं ये आपके एक्वस कंडीशन में रहेंगे सॉल्ट, इनके साथ अगर आप अमोनिया का यूज करते हो तो फिर वहाँ से आपको कुछ पर्टिकुलर कलर के PPT मिलते हैं। अगर AlCl3 की मैं बात करूँ तो वहाँ से बच्चों आपको मिलेगा वाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा, ठीक है, और FeCl3 की बात करूँ तो वहाँ से आपको मिलता है रेड PPT, ठीक है, विद अमोनिया। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका AlCl3 के साथ एक्वस में ले रहा हूँ यहाँ पे अमोनिया, तो आपको पता है अमोनिया बेटा पहले कन्वर्ट हो जाएगा आपके NH4OH के अंदर, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। नाउ इट विल रिएक्ट विद AlCl3, तो Al बच्चों +3 में जाएगा, OH माइनस को लेगा, तो आपको पता है AlOH थ्राइस तो फॉर्म कर लेगा, प्लस आपको ऐसे अमोनियम बच्चों क्या करेगा, वो आपका तो पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH में कन्वर्ट होगा, NH4 जो प्लस होगा वो बच्चों लेगा Cl माइनस को, तो यहाँ से बनाएगा एक नेक्स्ट सॉल्ट NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपका PPT कौन सा है, PPT आपका NH4Cl नहीं है बच्चों, AlOH थ्राइस ये आपका PPT है, और इस PPT का जो कलर होगा इट इज़ ए वाइट PPT, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा, वाइट प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं FeCl3 को ले लूँ तो FeCl3 नाउ इट इज विल रिएक्ट विद अमोनिया, तो आप आंसर कर पाओगे इसका, बिल्कुल आपका क्लियर आंसर निकाल पाओगे। तो पहले तो देखो बच्चों ये जो अमोनिया है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके NH4OH में, तो अमोनियम आयन इज रिएक्ट विद क्लोरीन, बाकी आयरन बच्चों जाएगा OH माइनस के साथ, तो बनाएगा Fe+3 ऑक्सीडेशन में, तो बनाएगा FeOH थ्राइस बना लेगा और स्टेबल हो जाएगा, और प्लस बच्चों आपका यही आपका PPT में बनेगा, और PPT बच्चों कैसा होगा, रेड PPT आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, और बाकी आपको मिलेगा NH4Cl, ठीक है, ये आपको मिलेगा सॉल्ट। यहाँ तक आपको सब कुछ कवर हो चुका है, यस। नेक्स्ट पॉइंट की बेटा हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर कॉपर सल्फेट के साथ, ये एडवांस रिएक्शन है बच्चों, NH4OH को अगर मैं रिएक्ट कराता हूँ तो क्या फॉर्म करेगा। अभी क्वेश्चन है कॉपर आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, तो उससे मतलब नहीं है, आपकी आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी, यहाँ पे कॉपर जाएगा आपके OH माइनस के साथ, तो इजीली बेटा +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉपर आपका यहाँ भी +2 है, ये भी आपके +2 मिलेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा, प्लस यहाँ से आपका अमोनियम आएगा बेटा सल्फेट के साथ, तो बनाएगा आपका NH4, और ये हो जाएगा आपका सल्फेट, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा SO4, चार्ज बैलेंस हो गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन है कि ये जो पूरा का पूरा आपको बीकर में मिलेगा, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम सल्फेट, ये बच्चों ब्लू PPT, ध्यान दो, ये आपको ब्लू PPT को रिप्रेजेंट करेगा। तो अमोनिया की कुछ ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को ध्यान रखना, ये ब्लू PPT में आपको डिफाइन करेगा। और अगर इसी कंपाउंड के इसी सोल्यूशन में अगर आपने डाल दिया बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड फर्दर, मतलब एक्सिस में आपने कर दिया, तो उस केस में यहाँ पे आपका जो ब्लू से डीप ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, और कंपाउंड क्या बनेगा वो ध्यान दो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा, इट इज़ ए कॉपर, ये अमोनिया आपके यहाँ पे 4 हो जाएंगे, ये आपका यहाँ पे कॉन्स्टेंट स्पेयर हो जाएगा, ये सल्फेट बाहर आ जाएगा, और प्लस आपको मिल जाएगा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल रहा है, दिस इज ए टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट, ठीक है, दिस इज दी
टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट। टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन होगा और दिस इज हैविंग दी डीप ब्लू सोल्यूशन। डीप ब्लू सोल्यूशन आपको फाइनली देखने को मिलेगा। तो अमोनिया के रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं अपने आप में, इसलिए मैं आपको बार बार इसको डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ अदर रिएक्शंस को लेके भी जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दो बच्चों, सिल्वर के रिएक्शंस। हालांकि हम लोग जब डी ब्लॉक एलिमेंट में सिल्वर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे सिल्वर आपको देखने को इस रिएक्शंस मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों, मैं ले रहा हूँ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इज रिएक्ट विद NH4OH। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से बच्चों आंसर मिलेगा आपको AgOH +1 की स्टेट में, और Ag बेटा +1 मतलब स्टेट का मतलब ये आपको डेफिनेटली मिलेगा वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, और प्लस आपको मिल जाएगा एक सॉल्ट NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, AgOH के साथ अगर बच्चों में लेके आ रहा हूँ NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो फिर आपका यहाँ से आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ से बच्चों पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है और वो रहता है बेटा AgNH3 ट्वाइस, यहाँ पे आपका एक क्लोज हो जाएगा OH। नेक्स्ट बेटा यहाँ से आपको मिलेगा 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। बट ये रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना आप ध्यान इसको नहीं देना तो आपका काम चलेगा, कोई इसमें ऐसी आपकी कन्फ्यूजन दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे, ध्यान देना, निकिल की रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर निकिल क्लोराइड के साथ अगर मैं लेता हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से आपको ध्यान देना कि जो निकिल +2 के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, तो निकिल +2 के जो सॉल्ट होते हैं बेटा वो जनरली आपको ध्यान देना है वो ग्रीन कलर के पीपीटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, निकिल +2 जो है वो ग्रीन कलर के पीपीटी को रिस्पॉन्सिबल डिफाइन करेगा। तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ से आपको जब आयन एक्सचेंज होगा तो निकिल के साथ बच जाएगा OH, तो निकिल आपका OH ट्वाइस हो जाएगा, बाकी यहाँ से मिल जाएगा NH4Cl। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? अच्छा, फिर अगर आपका NH4 एक्सिस में होगा तो फिर यहाँ से आपका कुछ नहीं होगा, ये निकल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो निकल ये अगर आपका एक्सिस में NaOH हो जाएगा तो फिर निकल बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा। निकल के साथ आपके 6 अमोनिया आ जाएंगे। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बच्चों में डिस्कस करूँगा कि ये मॉलिक्यूल्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं, बिकॉज आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनके पास वीकेंड और डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों क्या करते हैं, लिगेंड्स को अटैच कराते हैं और लिव स्पेस को अटैच कराते हैं और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। वो डिपेंड करता है उनके ऊपर बैलेंसिंग के ऊपर। ठीक है ना, कितने आपके ऑर्बिटल्स वेकेंट हैं, कितने आपके लोन पेयर्स को ले सकते हैं फ्रॉम द लिव स्पेस। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँगा मरकरी को लेके। ध्यान दो, Hg2Cl2 के साथ अगर बेटा मैं लेके आ रहा हूँ NH4OH, ठीक है, तो यहाँ से आपको आंसर मिलता है मरकरी आपका बाहर चला जाएगा। ठीक है, प्लस आपका यहाँ से मिलेगा कंपाउंड, इसका इंपॉर्टेंट कलर भी बचो रहता है HgNH2Cl प्लस एक सॉल्ट मिलेगा NH4Cl का, बाकी आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो बच्चों आपको कंपाउंड मिलने के बड़ा कलर कैसा होगा, ग्रे कलर आपको देखने को मिलेगा। ग्रे कलर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं नेसलर रिएजेंट के ऊपर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करने वाले हैं नेसलर रिएजेंट के ऊपर। ठीक है, तो नेसलर रिएजेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन कराते हैं HgCl2 के साथ। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाता है, एक तो HgI2 मिल जाएगा, प्लस बच्चों आपको मिलता है यहाँ से KCl। ठीक है, सॉल्ट। नेक्स्ट क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड के साथ फिर बच्चों ये जो HgI2 है, ठीक है, HgI2 ये रिएक्शन कराएगा बच्चों। तो यहाँ से आपको जो कंपाउंड मिलेगा इट इज़ ए K2HgI4, और इसी का बच्चों कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन पीपीटी। ठीक है, तो रेडिश ब्राउन पीपीटी एक्चुअली नेसलर रिएजेंट जो है बच्चों एक टेस्ट है ना, ये हम लोग टेस्ट फॉर अमोनिया के लिए यूज करते हैं, अमोनिया के टेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पे आपको ये रेडिश ब्राउन पीपीटी आपको देखने को मिल जाती है। फिर क्या कराना है, अगर आपको जिसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि K2HgI4 के साथ अगर आपने एक बेस ले लिया, सपोज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉलोइंग दी नेक्स्ट अमोनिया, तो फिर बच्चों यहाँ से आपको मिलेगा कंपाउंड मिलता है H2 और NH2 मिल जाएगा। यहाँ से आपको ये Hg होगा, नेक्स्ट आपका OHg, नाउ इट इज़ आयोडीन आपको इधर मिलेगा। ठीक है, और प्लस आपको मिलेगा पोटेशियम आयोडाइड एक सॉल्ट, और एज वेल एज मिलेगा आपको वाटर मॉलिक्यूल। ये तो ये कंपाउंड आपने बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये बेटा आपका प्रॉपर रहता है ब्राउन पीपीटी, ऊपर बेटा रेडिश ब्राउन, नीचे आपका ब्राउन पीपीटी देखने को मिलेगा, राइट। और इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। ध्यान दो, इसी को बेटा हम लोग बहुत बार क्वेश्चन आप पूछा गया है, ठीक है, इसीलिए इसको हम बेटा बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस, ठीक है। इस नाम से इस कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं। नेक्स्ट हम बात कंपेरिजन करने वाले हैं लिक्विड अमोनिया के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स की। तो ध्यान दो, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स आपका अच्छा सॉल्वेंट है या फिर आपका लिक्विड अमोनिया है, ठीक है। पोलैरिटी दोनों के पास है, ठीक है। तो इस डाउट को मैं यहाँ पे दूर करने वाला हूँ, ठीक है। तो क्लियर करना है कि बच्चों जो आपका अमोनिया है, लिक्विड अमोनिया, ठीक है, और आपका वाटर मॉलिक्यूल्स, दोनों को लेके हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट ये होता है, हम जब बात कर रहे हैं डेल्टा एच नॉट वैल्यू, ठीक है, दोनों रिएक्शंस के लिए बात करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए एज ए सॉल्वेंट और अमोनिया के लिक्विड अमोनिया के लिए भी हम एज ए सॉल्वेंट, ठीक है। तो डेल्टा एच नॉट जो वैल्यू है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, मोर नेगेटिव किसकी होती है बच्चों, लिक्विड अमोनिया की। लिक्विड अमोनिया कैसी होगी, मोर नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज दी डिसोल्यूशन वैल्यू, ठीक है, डिसोल्यूशन वैल्यू फॉर द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, जहाँ पे मोर नेगेटिव वैल्यू होती है बच्चों अमोनिया की एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या आपको इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब ये जो मोर डिसोल्यूशन वैल्यू है, जिसकी वजह से आपका जो अमोनिया है, लिक्विड अमोनिया है, वो हम बेटर एक सॉल्वेंट के तरीके से काम कर सकते हैं एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब ये होगा कि जिसकी आपकी डिसोल्यूशन वैल्यू जितनी अधिक नेगेटिव होगी, वो उतनी अच्छा खासा आपका सॉल्वेंट होगा। इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स आपका बेटर सॉल्वेंट नहीं होता है एज कंपेयर टू लिक्विड अमोनिया। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तरीके से यूज़ करते हैं, जो एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी को डिफाइन भी करता है। अभी क्वेश्चन है कि अमोनिया आपका मोर बेसिक है कि वाटर मॉलिक्यूल्स, तो डेफिनेटली अमोनिया आपका कैसा है, मोर बेसिक होगा एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? और ऐसा क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर डोनर होगा आपके लॉन पेयर्स का एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल्स। तो लिक्विड फॉर्म में अगर आपका अमोनिया रहेगा तो हम बहुत सारे मैथमेटिकल रिएक्शंस को हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स काम नहीं कर सकता है। तो जनरली आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, दैट इज डेल्टा एच नॉट वैल्यू फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर मोर नेगेटिव, ठीक है। और जहाँ पे अमोनिया के है ऐसा सीन आपको देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू वाटर। ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अमोनिया के यूज के बारे में। तो अमोनिया को जो यूज है बच्चों, वो बहुत ही वाइडली यूज है, जिसमें हम लोग बात करते हैं रेफ्रिजरेशन के अंदर, ठीक है, बिकॉज इसकी जो हाई हीट और वेपराइजेशन वैल्यू थी उसकी वजह से। सेकंड, हम लोग अमोनिया का यूज करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लेके, ठीक है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं तो ओसवाल्ड प्रोसेस के अंदर हम लोग नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं HNO3 का। सॉल्वेबल प्रोसेस के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं, वहाँ भी हम लोग अमोनिया का यूज करते हैं, अगर आपको पता होगा, ठीक है ना। तो ये आपके प्रोसेस हैं। फर्टिलाइजर वगैरह भी फॉर्म करते हैं तो वहाँ भी अमोनिया का देखने यूज करते हैं। आप लोगों ने यूरिया वगैरह फॉर्म किया था तो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। एक्सलेंट फर्टिलाइजर वैल्यू यूरिया वगैरह होगा। क्लिनजिंग एजेंट फॉर द ग्रीसरी सब्सटेंस के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये सब इसके कुछ पर्टिकुलर आपके यहाँ पे इसके यूज हो गए। अब आते हैं बेटा हम लोग टेस्ट के लिए। तो अमोनिया का जो टेस्ट है उसमें आपको पता है कि एक तो इसकी पर्टिकुलर स्मेल है, उसकी हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, पंजेंट स्मेल। दूसरा लिटमस टेस्ट की बात कर सकते हैं। तो लिटमस टेस्ट जो बच्चों होगा वो आपका रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। रेड से ब्लू में चेंज मतलब आपके बेसिक प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट, अगर आप HCl को यूज़ करोगे तो HCl यूज़ करोगे अमोनिया के साथ तो वहाँ से आपको मिलता है NH4Cl। और NH4Cl जो है बच्चों वो एक वाइट फ्यूम्स की फॉर्म में, वाइट फ्यूम्स की फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। नेचुरल रिजेंट हम लोगों ने पढ़ा है रेडिश ब्राउन PPT, ठीक है ना, और अभी डिस्कस भी करा था। इसके बाद अमोनिया कॉपर सल्फेट के साथ भी देखा, डीप ब्लू सोल्यूशन आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है ना। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसके आपके टेस्ट के लिए आपको डिफाइन कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को लेके। तो इसका स्ट्रक्चर तो बच्चों बहुत ही ईजी है, ठीक है। जहाँ पे आपका इसका अगर मैं हाइड्रेशन की बात करूँ तो आपको इनर्ट गैस को लेके तो आपको यहाँ पे 2s मिलेगा। 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 2p के पास अगर जाओगे तो 1 2 3 इस तरीके से आपको मिलेगा। ये हो जाएगा आपका 2p। तो जब यहाँ पे हम हाइड्रेशन की बात करेंगे तो ये जो 2s वाला है तो ये तो बच्चों लॉन पेयर फिक्स हो जाएगा।
बाकी यहाँ से आपको क्या होगा, जो हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड, यहाँ पे पेयर्ड, ये पेयर्ड, तो 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, मतलब आपका 3 बॉन्ड पेयर देखने को मिलेगा प्लस 1 लोन पेयर देखने को मिलेगा। तो आंसर इज 4। तो विदाउट स्ट्रक्चर sp3 हाइड्रेशन आप इसको बना भी सकते हो कि ये रहा आपका सेंटर पे नाइट्रोजन, ये लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये आपको यहाँ पे टेट्राहाइड्रोजन स्ट्रक्चर देखने को आपको मिल जाएगा। बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो अमोनिया के अंदर ये बच्चों हो जाता है 107 डिग्री। ठीक है, समथिंग ये आपको बॉन्ड एंगल देखने को मिल जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल। ठीक है, अच्छा नॉर्मल बॉन्ड एंगल पता है ना आपको कितना होता है, 109 डिग्री समथिंग होता है, और यहाँ पे लोन पेयर्स की वजह से आपका क्या और रिपल्सन होगा, तो आपका बॉन्ड एंगल आपका थोड़ा कम हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ बेटा हमारा ये जो फॉर द अमोनिया जो भी कॉन्सेप्ट है वो हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट बच्चों जब लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लेके आएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।